ग्रेटर देन 7 को आपने किसी तरह से एलिमिनेट करना है। अब ये याद रखें कि जो टेबल्स हैं वो आपको हमेशा लेस देन इक्वल टू वाली प्रोबेबिलिटीज बताते हैं डायरेक्टली, ठीक है, सम करते। तो यहाँ पे इफेक्टिवली आपको करना ये है, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। बेसिकली आप x ग्रेटर देन 7 का केस निकालना चाहते हैं, लेकिन आपको x लेस देन इक्वल टू 7 का केस की वैल्यू यहाँ पे टेबल से डायरेक्टली मिल जाती है कि अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.2 है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 15 है और मैं एट मोस्ट 7 सक्सेसेस में इंटरेस्टेड हूँ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, राइट। तो आपको प्रोबेबिलिटी वो वाली मिल रही है जिसमें ग्रेटर देन 7 के केसेस निकले हुए हैं ऑलरेडी, आपको वो वैल्यू डायरेक्टली मिलती है। अब उसके अंदर से आपने 3, 2, 1 और 0 वाले केसेस एलिमिनेट करने, तो उसके लिए आप इस प्रोबेबिलिटी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट x विल बी लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। अब अगेन लेस देन इक्वल टू 4 यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा कि हमें 4 का केस इसके अंदर चाहिए। अगर ये वाली इनइक्वालिटी इस तरह के बजाय ये होती 4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 7, यानी ये वाली इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली लेस देन टाइप की है, तो फिर आपके पास यहाँ पे 4 आता। लेकिन अभी क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं इस वाली इनइक्वालिटी में, तो हमें 4 वाला केस इंक्लूड करना है अपनी फाइनल प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो हम 3 और 3 से नीचे वाले केसेस को रिमूव करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये वाली हम देख चुके हैं पहले भी, 0.996 आती है, और लेस देन इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ से आ जाएगी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 3 सक्सेसेस एट मोस्ट की प्रोबेबिलिटी 0.648 आती है टेबल से, ठीक है। तो इनका जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमें डायरेक्टली इसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि द चांस ऑफ हैविंग बिटवीन 4 and 7 बुक्स फेलिंग इंक्लूसिव जाहिर है इज इक्वल टू 0.348 आपके पास आता है आंसर, ठीक है। सबको समझ आया? एक्सक्यूज मी सर। जी बताएं। सर इसमें प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 नहीं सर यूज़ करते सर? सर क्योंकि सर 3 और 4 के दरमियान जो है वो तो इसमें ऐड नहीं होनी चाहिए सर। अच्छा, अब देखें जो 3 और 4 के दरमियान की आप बात करें, ये अभी हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है ये डिस्क्रीट टाइप का है। अभी तक जितनी हम बातें करते आए हैं ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये वैल्यू जो है ये 3 और 4 के दरमियान नहीं ले सकता। मतलब या तो एग्जैक्टली वैल्यू 3 होगी और फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि वैल्यू एग्जैक्टली 4 होगी। तो उस मतलब आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि अगर हम प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3 करते हैं, तो in another case अगर continuous variable हो, this would not be equal to the probability that x is less than 4, जिसको हम strictly eliminate करना चाहते हैं। लेकिन अभी केस इस तरह का है कि आपके पास अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो you're starting with 1 0 3, ठीक है। तो ये हिस्सा जिसकी आप बात कर रहे हैं ये वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करता बाय द डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल, क्योंकि आपका वेरिएबल डिस्क्रीट है। अब बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट की हमने डेफिनेशन या जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी, उसमें हम कहते थे कि इट हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड ईच ट्रायल कैन हैव ओनली 2 आउटकम्स, सक्सेस और फेलियर। और जो बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल x है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेसेस को। यू कैन नॉट हैव अ फ्रैक्शनल सक्सेस बाय डेफिनेशन। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम रिमूव कर रहे हैं x लेस देन इक्वल टू 3 वाला हिस्सा, यानी कि जो कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा एज दिस रीजन, और हम असल में जाहिर है हमें रिमूव यहाँ से करना था। तो पॉइंट ये है कि बीच में इस हिस्से में कुछ चीज़ मौजूद नहीं है। हमें पता है कि द वेरिएबल कैन नॉट टेक वैल्यूज बिटवीन 3 and 4 बिकॉज इट इज डिस्क्रीट, ठीक है। राइट सर। अब ये इशू तब आता है जब आप कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से डील करते हैं, जिनको हम अगले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसका जो वेरिएबल बनता है दैट इज बाय डेफिनेशन डिस्क्रीट, इसलिए हम ये काम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक हो गया? कोई और क्वेश्चन हो किसी का?
अच्छा, अब जैसे हम पहले भी मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की मीन वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते आए थे। जैसे हम कहते थे कि कोई भी जेनेरिक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे ई ऑफ एक्स से, ये किस तरह से हम निकालेंगे? तो ये हम कहते थे कि फॉर अ जनरल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वाज द सम ऑफ the probability associated with a particular value of x and that exact value of x। जैसे हम यहाँ पे अगर कोई probability distribution में general लिखूँ, हम कहते थे x की value 1, 2, 3, 6 हो सकती है। तो अगर ये इस तरह की हमारे पास probability distribution होती थी 8, 9, 10, ठीक है, तो हम कहते थे कि इसकी expected value हम निकालेंगे as 1 times 0.5 plus 2 times 0.3 plus 3 times 0.1 प्लस 6 टाइम्स 0.1। ये हमने मिड से पहले देखा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम कैसे निकालते हैं। तो ये एसेंशियली जो होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमें बताता है। तो इसी तरह से अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकालेंगे? अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक ट्रायल के लिए आपके पास x की सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं, ज़ाहिर है it will vary exactly in definition from trial to trial, from experiment to experiment, लेकिन जनरली हम इनको लेबल करते हैं एज सक्सेस एंड फेलियर। और फिर ज़ाहिर है कि एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी जो है वो P और Q की है, ठीक है, फॉर अ सिंगल ट्रायल। अभी मैं पूरे एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा, एक ट्रायल जब हम उस एक्सपेरिमेंट के अंदर करते हैं, वी हैव ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस और फेलियर, विद कॉरस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज जो हम डिफाइन कर चुके हैं, Q इज इक्वल टू 1 माइनस V। तो जब हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे एज P टाइम्स जो भी यहाँ पे x की वैल्यू होगी फॉर सक्सेस एंड प्लस Q टाइम्स जो भी x की वैल्यू है फेलियर के लिए। अब जाहिर है जब हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका वेरिएबल हमने डिफाइन इस तरह किया था कि x विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो अगर मैं सिंगल ट्रायल की बात कर रहा हूँ तो सक्सेस के लिए वैल्यू x की 1 हो गई। अभी सिंगल ट्रायल में ज़ाहिर है एक ही सक्सेस हो सकता है, 1 वैल्यू होगी। अगर फेलियर है देन x इज 0। तो इसका मतलब है दिस टर्म बिकम्स 0 and we end up with an expected value that is simply equal to P, the probability of success on a single trial। ठीक है, तो this would be the mean value of the random variable for a single trial। अब बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में ज़ाहिर है we have a number of trials, तो वो जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। हर ट्रायल की इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने देख लिया कि p के बराबर है। इससे हम डेराइव करते हैं कि expected value of the binomial distribution for the entire experiment which has a certain number of trials would be p times n। ठीक है, तो एक ट्रायल के लिए expected value p आती है, तो for a number of trials जितने भी हों वो फिर आप उसको सिंपली उस p की वैल्यू को n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। That would give you the mean value or the expected value of the number of successes in that binomial experiment। ठीक है, यस सर। और इसी तरह से अब वेरिएंस की मैं डेरिवेशन में नहीं जाता, लेकिन इसी तरह से वेरिएंस भी आप डिड्यूस कर सकते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होगी। तो वेरिएंस इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ n, p एंड q। और ज़ाहिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होती है, या वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दैट वुड डायरेक्टली बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n, p, q। ठीक है, तो 3 पैरामीटर्स हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफाइन की जाती है 3 पैरामीटर्स से, n, p, q। जाहिर है कि p से आप डिराइव करते हैं, और जब आप प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड होते हैं देन यू आर इंटरेस्टेड इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ सक्सेसेस व्हिच वी रिप्रेजेंट विद स्मॉल x। ठीक है, इसीलिए जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो आप डिफाइन करते हैं एज x is a binomial variable, a binomial random variable for a trial with a total number of, for an experiment with a total number of trials n with a probability of success p on each trial। तो ये आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये 3 वैल्यूज जो हैं वो हेल्प करेंगी कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, चाहे वो प्रोबेबिलिटी निकालना हो, चाहे एक्सपेक्टेड वैल्यू हो, चाहे वेरिएंस निकालना हो। एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है if 75% of all purchases at a certain store are made with a credit card
and x is the number among 10 randomly selected purchases made with a credit card. ठीक है, बेसिकली अब हम कह रहे हैं कि अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड से कोई चीज़ खरीदी तो उसको अब हम सक्सेस के तौर पे डिफाइन करें, क्योंकि अब हम x के अंदर वो वाली परचेजेस काउंट कर रहे हैं जो कि क्रेडिट कार्ड से की गई हैं. दैट इफेक्टिवली बिकम्स आवर सक्सेस केस. ठीक है, देन x इज अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल. ज़ाहिर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हम 10 रैंडमली सेलेक्टेड परचेजेस में इंटरेस्टेड हैं. हम 10 परचेजेस को मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें से कितनी परचेजेस क्रेडिट कार्ड से की गई हैं. और क्रेडिट कार्ड से करने का चांस ऑन अ सिंगल परचेज इज 75% और 0.75. बेसिकली वी हैव n equals 10 and p equals 0.75. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि what is the expected number of purchases that will be made with a credit card out of these 10 purchases, तो आपसे effectively मैं इस binomial distribution की expected value मांग रहा हूँ. ठीक है, तो out of 10 purchases we would expect that 10 times 0.75 यानी कि 7.5 purchases will be made with a credit card. ये बात हम पहले भी कर चुके थे जब expected value हम पहले निकाल रहे थे for a general probability distribution, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जैसे आप मीन निकालते हैं उसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकता है कि डिफरेंट सिग्निफिकेंट डिजिट के नंबर तक जाए कंपेयर टू जो आपका प्रॉब्लम है. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन को हम इसी तरह रहने देते हैं. वी एक्सपेक्ट 7.5 purchases will be made with a credit card, and then we say in words that means that between 7 and 8 purchases are expected to be made with a credit card. ठीक है, क्योंकि हम इसको ना ही हम इसको ये कह सकते हैं कि 7 एग्जैक्ट परचेजेस होंगी क्रेडिट कार्ड से, ना हम कह सकते हैं 8 परचेजेस होंगी. मैथमेटिकली तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकली इसका मतलब है कि 7 और 8 के दरमियान कहीं पे होगी. आप कहीं पे ट्रायल करें, हो सकता है 7 हो, कहीं पे और पे करें, वहाँ पे हो सकता है 8 लोग किसी और टाइम पे क्रेडिट कार्ड से करें ऑन एवरेज. तो एवरेज वैल्यू आप इसी तरह से रहने देंगे. वेरिएंस अगर आपसे पूछी जाए या स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कि कितने लोग क्रेडिट कार्ड से परचेज करें, दैट वुड डायरेक्टली बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू. तो एन पी एंड ज़ाहिर है क्यू वुड बी 1 माइनस पी, तो दैट वुड बी 0.25. तो द स्टैंडर्ड डेविएशन वुड टर्न आउट टू बी 1.37 अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, तो फिर इसकी मदद से आप डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक हो गया. यस. अच्छा, इस एग्जाम्पल को हम बाद में देख लेते हैं अगर टाइम हुआ, नहीं तो वैसे ही आपकी असाइनमेंट में मैंने इंक्लूड किया. अब आ जाते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर. अभी मैंने शुरू में आपको बताया था जब हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात स्टार्ट की थी कि आपके पास मुख्तलिफ ज़ाहिर डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर आप चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं. जिस तरह हमने शुरू में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, एम्पिरिकल रूल उसके ऊपर एप्लीकेबल होता था, उसी तरह से फिर हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया, उसकी कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया थे, तब हम कहते हैं कि ये वेरिएबल एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है. तो जाहिर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बड़ी क्लियर कट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी. अगर उनके ऊपर आपका ट्रायल या एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं उतरता तो आप उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है कि फिर आप वापस उधर ही खड़े हैं जहाँ हम शुरू में थे कि प्रोबेबिलिटी निकालना ज़रा टीडियस काम हो सकता है, टाइम टेकिंग एंड पॉसिबली डिफिकल्ट डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने ट्रायल्स किए. अब एक और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से. ये आपको उसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आ रहा होगा जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जहाँ पे हम कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रायल्स, अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रायल्स जिनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई भी फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नहीं होता. ठीक है, बेसिकली व्हाट वी मीन इज n is unspecified, that is what the first point says, लेकिन हम आखिर में देखेंगे फोर्थ पॉइंट में कि n is basically equal to infinity. Your Poisson distribution is applicable to an experiment that has an infinite number of outcomes. ठीक है, अब जाहिर है जब infinite है तो वो डिफाइन भी नहीं है, क्लियरली आपको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पता नहीं है.
ये पहला डिफरेंस हो गया कंपेयर टू द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी बात ये कि हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ज़ाहिर है डिराइव उसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते थे वो उस केस से स्टार्ट करते थे कि अच्छा एक ट्रायल में हमारे पास सक्सेस और फेलियर हो सकती है, एक ट्रायल में सक्सेस की क्या पॉसिबिलिटी है जिसको हम पी से डिनोट कर रहे थे, और फिर उसी को हम एक्सटेंड करते थे उस नॉलेज को टू अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रायल्स एन जिसका हमें पता होता था। तो इसेंशियली जो बेसिस थी उस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की वो एक सिंगल सिंपल एक्सपेरिमेंट पे थी। ठीक है, तो एक सिंगल ट्रायल आप करते थे जिसकी दो पॉसिबिलिटीज होती थी सक्सेस और फेलियर की। तो दिस वाज इफेक्टिवली अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, इट वाज नॉट अ कंपाउंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट। और उससे फिर आप डिराइव करते थे बाकी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सप्रेशन के अच्छा इस पे पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस is P and possibility of failure is Q, and then when we do n number of trials then we can follow a certain pattern to determine the number of successes. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आप एक सिंगल सिंपल एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट नहीं करते। सिंपली आपको ये पता होता है कि इन इन्फिनिट नंबर ऑफ ट्रायल्स में से एक्सपेक्टेड वैल्यू नंबर ऑफ सक्सेसेस की क्या है। इस तरह बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अभी हमने देखा कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस निकालते हैं एट द एंड, या मतलब आप निकाल सकते हैं वंस यू नो द डेफिनेशन ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में वो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस आपको पहले से पता होती है। बेसिकली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो डिफाइनिंग वेरिएबल्स हैं उनमें से एक उस डिस्ट्रीब्यूशन की मीन वैल्यू है जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो म्यू वुड बी द मीन नंबर ऑफ सक्सेसेस और द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस in a distribution for a variable that is distributed according to the Poisson distribution. और फिर हम ये कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये प्रोबेबिलिटी सारे नॉन नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर, और वैल्यू जाहिर है वो इसका वेरिएबल भी सिर्फ इंटीजर वैल्यूज दे सकता है, सो दिस इज अगेन अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज एसोसिएटेड होती हैं हर नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x के साथ। ठीक है, तो यू स्टार्ट बेसिकली विद x equals 0। अगेन यहाँ पे भी x represents the number of successes. So you start with x equals 0 because you cannot have negative successes. लेकिन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की निस्बत फ़र्क ये है कि जहाँ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप स्टेप्स लेते थे 1 2 3 अप टू अ फाइनल वैल्यू n, जहाँ पे जाके आपकी नंबर लाइन ट्रंकेट हो जाती थी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में यू कंटिन्यू ऑन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और जाहिर है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी इंटीजर वैल्यूज आएंगी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि आपकी नंबर ऑफ सक्सेसेस वो कोई भी वैल्यू ले सकती हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। तो बेसिकली यू एंड अप विद एन इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता, है अभी भी ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूअस नेचर की तरफ प्रोसीड करें। ज़ाहिर है जो स्ट्रिक्टली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके अंदर आपके पास इस तरह के कोई स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ जंप्स नहीं होते। ठीक है, उसके अंदर आपके पास x की वैल्यू जो है वो 1.1 1.05 या इसके दरमियान कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो अभी हम स्ट्रिक्टली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं गए, अभी भी आपके पास एक जंप, एक डिफाइंड जो है सीक्वेंस मौजूद है। लेकिन हमने ये बात की थी जहाँ पे हमने इनिशियली कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन किए थे कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एक केस ये होता है यू हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज, अ काउंटेबल इन्फिनिटी। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन उस काउंटेबल इन्फिनिटी केस पे अप्लाई होता है। ठीक हो गया। अब इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ये कहती है कि अगर आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सक्सेसेस में इंटरेस्टेड हैं, अगेन जिसको हम रिप्रेजेंट करें स्मॉल x से, और कैपिटल X अगेन उस जेनेरिक वेरिएबल को डिनोट करता है, स्मॉल x रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ सक्सेसेस जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, एंड दिस गोज ऑन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ सक्सेसेस में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल इक्वेशन से निकालेंगे। तो अब जो स्मॉल p है ये रिप्रेजेंट करता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह बायनॉमियल वेरिएबल था या बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसके अंदर आपके पास डिफाइनिंग वेरिएबल्स थे n के और p के, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन अ सिंगल ट्रायल। उसी तरह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग फीचर है, वो सिंपली मीन वैल्यू है जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप दो मुख्तलिफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें,
तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इन्फिनिटी ही होंगी, लेकिन उनकी मीन वैल्यू कहीं और लाई करती होगी। ठीक है, तो एसेंशियली x की अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, दिस वुड एक्सटेंड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेट सपोज कोई इस किस्म का आपके पास ग्राफ बनेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, या इस तरह का बन सकता है, कुड बी एनी डिफरेंट शेप, लेकिन मीन वैल्यू इस डिस्ट्रीब्यूशन की सपोज यहाँ लाया करती होगी, या दिस वुड बी μ1। इसी तरह अगर मैं एक और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं जिसकी शेप हो सकता है डिफरेंट हो, इस तरह की कुछ हो, अगेन इसकी पॉसिबल वैल्यूज इन्फिनिटी तक रेंज करती हैं, लेकिन इसकी जो मीन वैल्यू होगी अब वो कहीं और लाया करती होगी। ठीक है, तो सिर्फ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है वो मीन की वैल्यू होती है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर जो रेंज थी, जो x की रेंज थी, ज़ाहिर है x की वैल्यू हो सकती थी फ्रॉम 0 to n, तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज में भी डिफरेंस हो सकता था, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से भी फर्क पड़ सकता था। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिर्फ मीन वैल्यू का है, और फिर आप उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालेंगे वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, e जाहिर है आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 2.718 अप्रॉक्सीमेटली होती है, ये भी आपके पास पाई की तरह इरेशनल नंबर है। तो द एक्सपोनेंट raised to the power minus mu, where mu is the expected value या mean value of the distribution, multiplied with the mean value raised to the power of the number of successes जिसमें आप interested हैं, यहाँ पे x वही चीज represent करता है, divided by x factorial। ठीक है, तो मैथमेटिकली हमें नजर आ रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुलेशन है कंपेयर टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम डिराइव करते थे स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल एक्सपेरिमेंट, और ये आपके पास किसी भी जेनेरिक एक्सपेरिमेंट पे एप्लीकेबल है जिसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ ट्रायल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप अब कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको सबसे पहली चीज़ ये देखनी चाहिए व्हेन डीलिंग विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कि डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी है। तो आपको अगर इंफॉर्मेशन दी जाती है वर्ड प्रॉब्लम में या इस तरह की कोई एक्सप्रेशन दी जाती है वेरिएबल की, तो आपने बगैर देखे कोई और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अप्लाई करनी है। आपने सबसे पहले ये डिटरमिन करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो प्रोबेबिलिटीज़ आप एम्पिरिकल रूल से निकाल सकते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स या उसकी मैथमेटिकल रेलेवेंट एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन होगी। वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको बाय कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशिएट करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अलहदा करती है वो जाहिर है ये है कि आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो अगर इसकी हम एक एग्जांपल देखें, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, कोई सवाल तो नहीं है? ऑल गुड? यस सर। ठीक है, अब अगर इसकी हम एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे कहा जा रहा है लेट x डिनोट द नंबर ऑफ ट्रैप्स और डिफेक्ट्स ऑफ अ सर्टेन काइंड in a particular type of metal oxide semiconductor transistor, and suppose it has a Poisson distribution with mu equals to 2। किसी आर्टिकल का रेफरेंस दिया गया है जिसकी बेसिस पे ये वैल्यूज उठाई जा रही हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर अ सर्टेन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, तो अब x से आप नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिनोट करें, और फॉर द पर्पसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट आप इसको कैटेगराइज करेंगे एज द नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो अगेन वो लेबल जो है वो हमारी तरफ से कस्टमाइज्ड होता है। ठीक है, essentially physically it represents the number of defects, और आपको ये बताया गया है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है जो भी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट्स है, और ऑन एवरेज हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ट्रांजिस्टर के अंदर 2 डिफेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो जब आप एक जाहिर है कि x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन अ सर्टेन ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर के अंदर, तो अगर हम कह रहे हैं कि उसकी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कुड रेंज अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है कि मसलन 10 से ज़्यादा डिफेक्ट्स नहीं हो सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कुड गो अप टू इन्फिनिटी,
लेकिन हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ऑन एवरेज एक ट्रांजिस्टर के अंदर 2 डिफेक्ट्स होती हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 3 ट्रैप्स और 3 डिफेक्ट्स। जाहिर है कि जब हम कहते हैं कि मीन वैल्यू 2 की है, इसका ये मतलब नहीं है कि उससे वेरिएशन नहीं हो सकती। मीन तो जाहिर है वेरिएशन का एक सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। जिस तरह हमने कहा x की वैल्यू बेसिकली अब रेंज करेगी फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और अब मीन वैल्यू जो है वो 2 की है। तो बेसिकली अब हम ये लिखेंगे कि what we need is the probability that x is equal to 3। और अगर हम इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की नोटेशन से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग स्मॉल p। इसकी जेनेरिक डिस्क्रिप्शन ये होती है कि x सेमीकोलन म्यू, तो इसका मतलब ये है कि वी आर इंटरेस्टेड इन p 3 सेमीकोलन 2, where 2 represents the average value, 3 represents the number of successes या number of defects that we are particularly interested in। ठीक है, तो अब ये probability आप कैसे निकालते हैं? जेनेरिक एक्सप्रेशन आपके पास ये थी कि this is equal to e raised to the power minus mu multiplied with mu raised to the power x divided by x factorial। तो आपने सिंपली जो आपकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं वो आपने यहाँ पे इस फॉर्मूला में रिप्लेस करनी है। दिस वुड टर्न आउट टू बी e रेज टू द पावर -2। अगेन e आपके पास कांस्टेंट है, आपके कैलकुलेटर्स के अंदर ये मौजूद होता है, तो आप सिंपली उस कांस्टेंट वैल्यू को इस पावर पे रेज कर देंगे। वैल्यू याद रखने की इसकी कोई ज़रूरत ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाइड विद म्यू की वैल्यू यहाँ पे 3 है, रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस, सॉरी म्यू की वैल्यू 2 है और रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इज 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। क्या आंसर आता? 0.18 ठीक है, तो 0.18 आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 0.18 आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि इन सर्टेन ट्रांजिस्टर 3 डिफेक्ट्स होंगे। अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है सेकंड पार्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एट मोस्ट 3 ट्रैप्स। सबसे पहले इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? या कैसे एवेल्युएट करूंगा, कोई बता सकता है? एट मोस्ट 3 का क्या मतलब है? मैं x की किस कौन कौन सी वैल्यूज, मैं x की कौन कौन सी वैल्यूज में इंटरेस्टेड हूँ? सर हम 1 2 3 पे निकालेंगे और सम कर लेंगे। 1 2 3 और 0 पे भी याद रखना है x कैन ऑल्सो बी 0 और उसके साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो जब हम ये कह रहे हैं एट मोस्ट 3 ट्रैप्स, इसका मतलब ये कि x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिफेक्ट्स हों, 3 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो x वुड बी लेस देन इक्वल टू 3। दिस इंक्लूड्स x इक्वल्स 0, x equals 1, x equals 2 and x equals 3। ठीक है, तो इसको मैं समेशन नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम x equals 0 up to 3 we are summing probability x 2। ठीक है, तो बेसिकली करना यही है कि आपने ये वाली एक्सप्रेशन अप्लाई करनी है बार बार फॉर x equals 0 1 2 and 3। तो इसको कोई इवेल्युएट करके बताएगा क्या आंसर आता है? सर 0.718 टोटल हमारे पास आता है सबको सम करके। 0.718। ठीक है, कोई और भी अगर कंफर्म कर दे, आप लोग ज़रा खुद भी प्रैक्टिस कर लें।
नहीं, खैर ठीक है। ज़ाहिर है यही करना है कि आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है 4 दफ़ा, वैल्यूज़ चेंज करते जानी। ज़ाहिर है म्यू की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो 2 रहेगी। x विल वेरी फ्रॉम 0 1 2 3। ज़ाहिर है 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो डिनोमिनेटर आपका एवेल्यूएट हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा और आपके पास फाइनल वैल्यू ये आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि ज़ाहिर है वहाँ पे भी ये केसेस थे एट मोस्ट एट लीस्ट, जहाँ पे आप मल्टीपल एग्जैक्ट वैल्यूज़ को सम करते थे या किसी तरह से या कोई और वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते थे। तो उसका हमने एक वर्क अराउंड निकाला कि अच्छा स्टैंडर्ड टेबल्स हमारे पास मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करके हम अपना काम आसान कर सकते हैं। इसी तरह पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के भी टेबल्स जनरेट किए हुए हैं लोगों ने। तो जिस तरह बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम कहते थे कि उसका टेबल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट की वैल्यूज़ कंटेन करता है, इसी तरह पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स में भी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ लिखी होती हैं। ठीक है, इनको आप रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग कैपिटल एफ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो जिस तरह से आप एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट केस के लिए स्मॉल p रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी को, विद p रिप्रेजेंटिंग पॉइसन प्रोबेबिलिटी। अब ज़ाहिर है अगर मैं कैपिटल P लिख दूंगा दैट वुड कंफ्यूज इट विद जनरल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी को जनरली भी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। तो इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिप्रेजेंट की जाती है कैपिटल F से, और उसी तरह से आपके पास x और म्यू ब्रैकेट के अंदर आते हैं। ज़ाहिर है जो उसके डिस्क्रिप्टिव पैरामीटर्स हैं वो चेंज नहीं होते। फ़र्क ये होगा कि दिस वुड मीन कि अब आप सम कर रहे हैं ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ कैपिटल X दैट आर लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ x। तो अगर आप टेबल पे आएँ तो यहाँ पे आपको इसकी मैथमेटिकल नोटेशन नज़र आ रही है कि बेसिकली कैपिटल F विल मीन दैट यू आर समिंग द एक्सप्रेशन जो कि आपके पास एक सिंगल वैल्यू ऑफ x है ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट आर बिलो व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसका वो साइड कटा हुआ है, बहरहाल यहाँ पे x या म्यू हो y होगा। ये टेबल्स भी आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। इस तरह आपके पास यहाँ पे अपेंडिसेस में क्यूमुलेटिव बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स हैं। इधर ही से आप नीचे जाएं तो ये क्यूमुलेटिव पॉइसन प्रोबेबिलिटीज़ के टेबल्स हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो x की वैल्यूज़ यहाँ पे लिस्ट की गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास कॉलम्स हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं डिपेंडिंग ऑन आपके पास मीन वैल्यू क्या है डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगेन आपके पास सर्टन स्टेप्स के ऊपर ये टेबल जनरेट किया गया है। अगर आपकी कोई ऐसी वैल्यू हो जो कि टेबल में मौजूद नहीं है तो आप फार्मूला हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर टेबल के अंदर वैल्यू मौजूद है और आपको ये नहीं कहा गया कि आपने फार्मूला लाजमी अप्लाई करना है, तो आपका टेबल अप्लाई करके काम आसान हो जाएगा या कम से कम जल्दी वैल्यू निकल आएगी। इस टेबल को रीड कैसे करते हैं? उसी तरह जिस तरह बायनॉमियल टेबल इफेक्टिवली रीड किया जाता था। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स स्पेसिफाइड नहीं है तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स n की मदद से कैटेगराइज या डिवाइड नहीं किए जाते। ठीक है, जिस तरह हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स में देखा था कि मुख्तलिफ वैल्यूज़ ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए अलहदा टेबल्स थे, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। चाहे आपकी मीन वैल्यू 2 हो या 3 हो या 20 हो, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कैन ऑलवेज गो अप टू इन्फिनिटी। तो बेसिकली यहाँ पे अगर ये टेबल ख़त्म भी किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल x = 6 पे ये टेबल ख़त्म हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि 6 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। असल में ये टेबल आप मतलब वैल्यूज़ निकालते रह सकते हैं अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन ये टेबल्स जो हैं दीज आर एक्यूरेट ओनली टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ नॉट एक्चुअली एग्जैक्टली इक्वल टू 1। ये होगी कोई वैल्यू 0.9999 समथिंग। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो दैट बिकम्स 1। ज़ाहिर है अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की मीन वैल्यू 0.1 है तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि बहुत कम चांस है कि आपके पास कोई 6 या 100 या 10,000 की वैल्यू भी उसमें मौजूद हो जब आपके पास मीन वैल्यू 0.1 आ रही है। तो वहाँ जाते जाते एग्जैक्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 होने की प्रोबेबिलिटी वुड बी नेग्लिजिबल। तो टेबल वहाँ तक एक्सटेंड नहीं किया जाता, लेकिन प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, इट इज़ नेवर एग्जैक्टली 0। या इसी तरह यहाँ पे जहाँ पे 1 लिखा हुआ है इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 1। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ आप डिटरमिन कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े फार्मूला से, और नहीं तो ज़ाहिर है टेबल काफ़ी है। रीड इस तरह से करना है कि ज़ाहिर है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आपको कही जाएगी बताई जाएगी तो उसमें आपको
उसकी मीन वैल्यू इफेक्टिवली बताई जाएगी। ठीक है, कि मीन वैल्यू इज़ वट एवर। इस तरह हमने यहाँ पे अभी एग्जाम्पल देखी कि और कुछ नहीं बताया गया, ये बस कहा है कि इट हैज़ अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैज़ अ मीन वैल्यू ऑफ 2। तो आप ये करेंगे कि अपनी रिस्पेक्टिव मीन वैल्यू जो है उस कॉलम पे जाएंगे। तो आपके पास अगर मीन वैल्यू 2 की है तो नाउ यू आर इन दिस कॉलम। और उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ सक्सेसेस, आप कितनी नंबर ऑफ सक्सेसेस में इंटरेस्टेड हैं। अगेन टेबल के अंदर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल होगा ये। तो जिस तरह हम यहाँ पे इंटरेस्टेड थे प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 3 ट्रैप्स, आप यहाँ पे जाएंगे x इक्वल्स 3, यहाँ पे वैल्यू 0.857 लिखी हुई है। तो बेसिकली दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू 3, राइट। और जिस तरह बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते थे कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रोबेबिलिटी दैट x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3, देन यू हैव टू सबट्रैक्ट द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू 2। ये आपके पास आ जाएगा 0.857 माइनस 0.677, which turns out to be exactly equal to जो आपने पीछे फॉर्मूला से वैल्यू निकाली थी 0.18 की। ठीक है, यहाँ पे ज़ाहिर है जब आप फॉर्मूला निकालते हैं तो इसमें आगे कुछ डेसिमल प्लेसेस होते हैं। टेबल जो है आपका दैट इज ट्रंकेटेड टू 3 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ज़ाहिर है वो सेम है। सही हो गया? टेबल रीड करना सबको समझ आ गया? आ गया सर। ठीक है, बुक के अंदर आपके पास 2 टेबल्स पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के स्प्लिट किए गए हैं। एक स्मॉल मीन वैल्यूज़ के लिए है बिलो 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.1 से लेके 1 तक की जो मीन वैल्यूज़ हैं उनके लिए एक छोटा टेबल है जिसमें x की वैल्यू 6 तक जाती हैं, और फिर एक ज़रा बड़ा टेबल है जो कि हायर मीन वैल्यूज़ के लिए। तो 20 तक आपको मैक्सिमम यहाँ पे टेबल दिया गया है। इसके बाद आपके पास दूसरे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो हम बाद में देखेंगे। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको ये वाले टेबल्स दिए गए हैं। अगेन बीच की कोई वैल्यू हो तो आपने एक तरीका तो ये है कि आप इंटरपोलेट करें, लेकिन दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड क्योंकि ये आपके पास लीनियर फंक्शन नहीं है। तो अगर आप इंटरपोलेट करते हैं तो आप जनरली लीनियर इंटरपोलेशन करते हैं, तो उसमें फिर एरर्स आएंगे। तो बेहतर ये होगा, बल्कि यही करना चाहिए कि आपको जब फार्मूला पता है तो आप फिर उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ फार्मूला में निकालें। और ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आपके पास जो म्यू की वैल्यू है वो इंटीजर्स में हो, यानी मीन वैल्यू इंटीजर्स में हो या इस तरह की क्लीन कट वैल्यूज़ हो। ज़ाहिर टेबल में सिर्फ उस तरह की वैल्यूज़ रखी गई हैं, कोई भी आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है म्यू की, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास मीन वैल्यू जो है वो इस तरह की होनी चाहिए, इंटीजर हो या होल नंबर हो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर इसी टेबल से हम इसका पिछले प्रॉब्लम ही का सेकंड पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करें, जिसमें पूछा जा रहा था प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एट मोस्ट 3 ट्रैप्स। तो यहाँ पे हम जाएंगे म्यू इक्वल्स 2, और जाहिर है कि x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नज़र आ रही है 0.857। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या, इस वैल्यू में कोई मसला था सम करते हुए? ये सेम आनी चाहिए। किसी और ने चेक किया था? चलिए इसको मैं खुद भी सम करके देख लेता हूँ। ये वैल्यू आपके पास आती है 0.135 प्लस इसी तरह से 0.271 प्लस 0.271
again 0.271 plus 0.180. तो ये आपके पास एग्जैक्टली 0.857 आता है, नॉट 0.718। ठीक है, इसलिए कहता हूँ जरा आप सभी चेक कर लिया करें, आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये काम आप लोगों के क्विज और मिड में भी बहुत हुए होते हैं कि एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे सिंपल लिखी होती है, वैल्यूज लोग शायद गलत डालते हैं, आई डोंट नो क्या गलती करते हैं, लेकिन आंसर गलत होता है जबकि सारी वैल्यूज प्लग इन ठीक की होती हैं। इसका आंसर चारों केसेस के लिए आप ये फॉर्मूला एवेल्युएट करें तो 0.857 आता समेशन। तो अगर हम टेबल पे जाएं तो यहाँ पे भी आपके पास x इज लेस देन इक्वल टू 3, जाहिर है कि ये ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फॉर्म में है, तो जब हम 3 के अगेंस्ट रीड करते हैं तो दिस प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू 3, जो कि हम टेबल से डायरेक्टली देख सकते हैं 857। ठीक है, तो दोनों तरह से वैल्यूज सेम आती हैं। तो आप अगर आपको स्पेसिफाई ना किया जाए कौन सा मेथड यूज करना है तो ये आपके ऊपर है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू मांगी जाए और आपको तरीका स्पेसिफाइड ना हो तो बेहतर शायद ये हो कि आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें ताकि वो टेबल की मैनिपुलेशन में कोई गलती ना हो जाए। और जाहिर है अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि इनको सम करें तो आपकी चॉइस है कि आप क्या करते हैं। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अब जिस तरह हम किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकालते थे, जिसकी मदद से हम कहते थे कि जो भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है उसको आप कैटेगराइज कैसे करेंगे, तो ज़ाहिर है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की है वो आपको पहले से ही बताई जाती है, क्योंकि वही उस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, मीन वैल्यू होती है। जो म्यू की वैल्यू है वो डायरेक्टली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक और सिंप्लीफिकेशन ये है कि जो वेरिएंस है वो भी इक्वल होगा मीन के। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन या शेप इत्तेफाक से इस तरह की है कि वेरिएंस और मीन जो है उनकी वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं। अब जाहिर है कि वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, इसका मतलब ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दैट इज अंडर रूट म्यू। तो अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन मांगी जाए तो उसको म्यू नहीं कर देना, मीन और वेरिएंस आपस में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर होते हैं। ठीक है, और मीन निकालने की आपको जनरली कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन है, क्योंकि उसको डिस्क्राइब ही मीन से किया जाता है, कोई और इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं जाती। ठीक हो गया? अच्छा, अब जिस तरह मैंने कहा था कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में इन्फिनिट नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। सबसे बड़ा फ़र्क यही है। और इनका जो रैंडम वेरिएबल है वो रिप्रेजेंट एक ही चीज़ करता है कि नंबर ऑफ सक्सेसेस क्या है। तो आप सर्टेन केसेस में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमने देखा था कि एक स्पेशल केस के लिए आप एक नॉन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेट कर सकते थे, जिसके अंदर हम कहते थे कि अगर आपके पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें कंसेक्टिव स्टेजेस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज हो रही है, जो कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अलाउड नहीं होती जनरली, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करती है कि सिलेक्शन साइज बहुत छोटा है कंपेयर्ड टू पॉपुलेशन साइज, तो आप उसको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते थे। इसी तरह से अगर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर ऑफ ट्रायल्स सिग्निफिकेंटली हाई हो तो आप उसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, इट विल नेवर बी एग्जैक्टली इक्वल टू अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आप उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फर्क सिर्फ नंबर ऑफ ट्रायल्स से आता है। ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स n है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में n डज गो अप टू इंफिनिटी। तो अगर आपके पास एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें n इक्वल्स लेट्स सपोज 4, 4 ट्रायल्स हैं, तो जाहिर है दैट इज अ वेरी लॉन्ग वे ऑफ फ्रॉम बीइंग एन इन्फिनिट नंबर ऑफ ट्रायल्स। या आप भी समझ सकते हैं कि 4 ट्रायल्स इज नथिंग कंपेयर्ड टू व्हाट वी कॉल इन्फिनिटी। लेकिन अगर इसी के बजाय मैं कहूँ कि मैं 500 ट्रायल्स कर रहा हूँ या 5000 ट्रायल्स कर रहा हूँ, तो अब जाहिर है कि वो 4 की निस्बत आप एक रिलेटिवली मोर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं।
ये उसी तरह की बात है जो हमने शुरू के लेक्चर्स में की थी कि वेरिएबल को आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूस कब कहते हैं। तो उसमें फ़र्क ये था कि डिस्क्रीट वेरिएबल में आपके पास वो नंबर लाइन के ऊपर सर्टेन डिफाइंड जंप्स होते हैं, और फिर हमने कहा था कि अगर ये डिवीजन जो है, अगर ये जंप्स मौजूद रहें लेकिन ये डिविजन्स आपस में बहुत क्लोज हो जाएं कंपेयर टू द एंटायर रेंज, तो आप इसको कंटिन्यूस भी कह सकते थे, अप्रॉक्सीमेट कर सकते थे। तो ये उस तरह की बात है कि जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और जाहिर है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास पॉसिबिलिटी सिर्फ सक्सेस फेलियर ही की है, तो अब इसेंशियली आप आहिस्ता आहिस्ता एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन खुद भी एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इट इज़ मोर कंटिन्यूस कंपेयर टू अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स को बढ़ाते जाएं, ठीक है, इट will never go up to infinity because a binomial distribution has a finite number of trials. लेकिन कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो तो you can approximate it as infinity, जिस तरह आप लिमिट्स अप्लाई करते हैं, तब आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में के तौर पे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात, अब मुझे नहीं पता कि लोगों को याद है या नहीं, मैंने जब कंटिन्यूस और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को 2 वीक्स पहले डिफरेंशिएट किया था कि फ़र्क क्या होता है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कंटिन्यूस वेरिएबल की किसी एक वैल्यू पे अगर आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, सपोज अगर मैं कहूँ कि मेरा वेरिएबल y है जो कि कंटिन्यूस है, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट y इक्वल्स 1, तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल की डेफिनेशन है कि the probability that that variable takes on an exact value will always be 0। और उसकी वजह ये थी कि जब आपके पास पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज एक बहुत बड़ी रेंज पे लाई करती हैं, इन्फिनिटी पे लाई करती हैं, तो उसके आगे एक स्पेसिफिक पॉइंट की हैसियत नहीं रहती, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी which would again actually be something like 0.00 something and going on to 1 or कोई वैल्यू, it effectively becomes 0, राइट। तो इसीलिए कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए मैंने कहा था कि हम इंटरवल्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फॉर एग्जांपल 1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2, तो दिस इंटरवल वुड नाउ हैव सम सिग्निफिकेंस कंपेयर्ड टू द इन्फिनिट नंबर लाइन। यही चीज होती है जब आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्रॉक्सीमेट करते हैं, क्योंकि आप नंबर ऑफ ट्रायल्स को इन्फिनिट करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सक्सेसेस starts to become negligible। इसलिए हम कह रहे हैं we let n approach infinity and the probability of success on a single trial approach 0, ठीक है। और फिर जाहिर है ये होगा कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हमने पीछे देखा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ with the probability of success on a single trial. This starts to approach the mean value of the Poisson distribution when n approaches infinity and t approaches 0, ठीक है। मेक सेंस, समझ आ रही है? क्लास आप लोग सुन रहे हैं? यस सर। ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं हो गया? तो थोड़ा सा है। अच्छा, देखिए बात सिर्फ बेसिकली लिमिट्स की है, लिमिट्स वगैरह आप लोग पहले पढ़ते रहे हैं सीवीटी वगैरह में। एक और तरह से अगर मैं इसको कहूँ, व्हाट इज 0 टाइम्स इन्फिनिटी, अगर हम ये कह रहे हैं कि n अप्रोचेज इन्फिनिटी, p अप्रोचेज 0, व्हाट इज 0 टाइम्स इन्फिनिटी? जनरली हम कहते हैं कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0, बट इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड विद 0 is essentially undefined. You do not know where you will end up, because again infinity is not something that you can visualize. Zero का मतलब है nothingness, लेकिन when you, वही बात है कि this is a limit, not, हम ये नहीं कह रहे p equals 0, we say p approaches 0, and n is not equal to infinity, it approaches infinity, ठीक है। तो when you are multiplying something very large, infinity is essentially now something with a very large magnitude, बहुत बड़ी वैल्यू है,
उसको आप मल्टीप्लाई करें, जिसको हम जीरो कह रहे हैं, वो एक बहुत छोटी वैल्यू है असल में, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, एक बहुत माइन्यूट वैल्यू है। तो आप एक बहुत बड़ी वैल्यू को बहुत छोटी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो अब आप कहीं दरमियान में एंड अप होंगे। कोई अब आपको एग्जैक्टली नहीं पता वो वैल्यू क्या आएगी व्हेन यू टॉकिंग इन जेनेरिक टर्म्स, लेकिन अब हमें क्योंकि फिजिकली पता है कि n जो कि हम बहुत बड़ा करें रिप्रेजेंटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स, p रिप्रेजेंटेड नंबर ऑफ सक्सेसेस, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस, तो उनका प्रोडक्ट जो भी आएगा, जो वैल्यू जो भी आए, वो मीन वैल्यू के बराबर होगी उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमने लिमिट्स डिफाइन की हैं। अगेन ये अप्रॉक्सीमेशन हो रही है, दिस मैंने शुरू में भी कहा था, दिस वुड नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल, ये अप्रॉक्सीमेशन होगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसकी एक सर्टेन वैल्यू आएगी, उसको अगर आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेट करके वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू थोड़ी सी मुख्तलिफ आएगी, लेकिन एसेंशियली बहुत करीब होगी। तो आप अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, एग्जैक्टली इक्वल कभी नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए फिर हम ये उसके बाद क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं कि कब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, अगर आपके पास n इक्वल्स 4 हो तो जाहिर है इट मेक्स नो सेंस कि आप कहें कि दिस हैज एन इन्फिनिट नंबर ऑफ ट्रायल्स, या आई एम अप्रॉक्सीमेटिंग दिस एज हैविंग एन इन्फिनिट नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये काम तब किया जा सकता है जब बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जिसमें n बहुत बड़ा हो और p बहुत छोटा हो, और जनरली फिर हम इसको लिमिट्स ये डिफाइन करते हैं कि n मस्ट बी ग्रेटर देन 50, नंबर ऑफ ट्रायल्स मस्ट बी ग्रेटर देन 50, एंड द प्रोडक्ट ऑफ n एंड p मस्ट बी लेस देन 5। ठीक है, यानी बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि p मस्ट बी लेस देन अराउंड 0.1। ठीक है, क्योंकि n आप कह रहे हैं कि 50 या 50 से बड़ा हो, तो फिर इसका मतलब ये कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p है उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, तभी 50 को आप जब मल्टीप्लाई करें उसके साथ यू एंड अप विद समथिंग दैट इज लेस देन 5। ठीक है, तो बेसिकली आप ये तब अप्लाई कर सकते हैं जब मीन वैल्यू लेस देन 5 हो, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास 50 हो, ये 50 से ज्यादा हो। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन की एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये चीज ज्यादा क्लियर हो सके। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये कही गई है कि if a publisher of non-technical books takes great pains to ensure that its books are free of errors, so that the probability of any given page containing at least one such error is 0.005। ठीक है, एक बुक में एक पेज के ऊपर एरर होने की प्रोबेबिलिटी इज 0.005 और 0.5%, एंड एरर्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम पेज टू पेज। अगेन ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो आपके पास यहाँ पे एसेंशियली ट्रायल्स ये हैं कि आप एक एक पेज उठा रहे हैं और उस पर देख रहे हैं कि एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो आप उसको सक्सेस कहेंगे, अगर एरर नहीं है तो आप उसको फेलियर कहेंगे। तो एक ट्रायल जो है उसको आप कह रहे हैं, यहाँ पे आपका ट्रायल है इंस्पेक्शन ऑफ वन पेज बेसिकली। ठीक है, और जाहिर है नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास मल्टीपल होंगे क्योंकि बुक में एक से ज़्यादा पेज होगा। तो फॉर वन ट्रायल यू हैव सक्सेस which is that the page has an error, or you have a failure that the page does not have an error. ठीक है, what is the probability that one of its 600 page novels will contain exactly one page with errors? Basically अब आपके number of trials जो हैं वो 600 हो गए, और आपसे पूछा जा रहा है कि what is the probability, again x represents the number of successes, so what is the probability that x will be 1? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम इस में से अब अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करें, अगेन ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे आप देखें कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी इन्फिनिट, लेकिन आपको इसकी स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इज लार्ज बट फाइनाइट, 600 पे लिमिटेड है। तो दिस इज अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इन विच, या बेसिकली अगर मैं कहूँ स्टैंडर्ड नोटेशन इस्तेमाल करके कि x इज अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद the experiment having 600 trials, the probability of success on a single trial is 0.005. Again मैं success define कर रहा हूँ that the page does have an error. This turns out to be, अगर आप binomial distribution की definition इस्तेमाल करें, कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है?
नहीं, सिंपल उसका फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, एन सी एक्स, यहाँ पे ज़ाहिर है आप x इक्वल्स 1 में इंटरेस्टेड हैं, मल्टीप्लाइड विद p टू द पावर x, p आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.005, x अगेन बीइंग द नंबर ऑफ सक्सेसेस जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, मल्टीप्लाइड विद q which is 1 minus p raised to the power of number of failures जो कि 600 minus 1 यानी कि 599 बेसिकली आपके पास फेलियर्स हो रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आपके पास आती है, इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू turns out to be around 0.149। ठीक है, अब हम इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेट करेंगे। सबसे पहले तो आप ये कंफर्म करेंगे कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं। तो आपके पास जाहिर है कि n is 600 which is greater than 50 satisfies this criteria। np का प्रोडक्ट is 600 times 0.005 which is 3। तो अगेन आपके पास this would effectively be now the mean value of the Poisson distribution which is less than 5। तो दोनों conditions meet हो रही हैं, you can approximate this as a Poisson distribution। जैसे मैंने कहा expected value of the binomial distribution अब expected value of the Poisson distribution यानी कि mean value हो जाएगी। तो आप अब ये कह रहे हैं बेसिकली कि you expect on average कि आपके पास 3 defects होंगे एक पेज के ऊपर, सॉरी तीन पेजेस ऐसे होंगे 600 में से जिन पे डिफेक्ट्स होंगे। सही है, समझ आ रही है? क्या बात है, नहीं क्लियर है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर रिपीट कर दें। अच्छा, देखिए अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल की मदद से असल में जो मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं गिवन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो रेड में हिस्सा किया था लेफ्ट हैंड साइड पे, ये मैं निकाल रहा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास 600 पेज नॉवल में से एक पेज पे सिर्फ डिफेक्ट होगा। ठीक है, अभी हमारे पास एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये है कि आपके पास एक 600 पेज का नॉवल है, बुक है, और आप देख रहे हैं कि उसके कितने पेजेस पे डिफेक्ट्स हैं, टाइपिंग डिफेक्ट्स या किसी भी टाइप के डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइपोग्राफिकल एरर्स की बात हो रही है तो टाइपिंग डिफेक्ट्स। ठीक है, आपको ये बताया गया है कि एक पेज पे डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी चांस 0.005 है। उसकी मदद से आपने ये डिटरमिन किया कि 600 पेजेस में से सिर्फ एक पेज खराब होने की क्या प्रोबेबिलिटी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हुए। अब हम ये करने लगे हैं कि हम इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय इसी प्रॉब्लम को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना चाहेंगे, और बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट ये कर रहे हैं कि जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स एक बहुत हाई वैल्यू पे होते हैं तो इट स्टार्ट्स टू बिकम मोर ऑफ अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट एक्चुअली अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बट स्टार्ट्स टू अप्रोच कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए या उस तरह से ट्रीट करने के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं कि वो सेटिस्फाई हो, जो कि हमने अभी डिस्कस की। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो 50 से ज़्यादा हों। ठीक है, यहाँ पे आपको वो गाइडलाइन नज़र आ रही है कि दिस अप्रॉक्सीमेशन कैन सेफली बी अप्लाइड इफ n इज ग्रेटर देन 50, यानी एक्सपेरिमेंट के अंदर नंबर ऑफ ट्रायल्स 50 से ज़्यादा हों एंड द प्रोडक्ट ऑफ n and p इज लेस देन 5। अगेन ये हम पहले देख चुके हैं कि फॉर अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट n and p represents the expected value of that distribution, the mean value। तो अब जब मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाह रहा हूँ तो मैं सबसे पहले जाहिर है कि इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करूंगा कि क्या मैं उसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बना भी सकता हूँ या नहीं। ठीक है, अब थोड़ा क्लियर हुआ है? यस सर।
तो पहली कंडीशन ये थी दैट n मस्ट बी ग्रेटर देन 50। अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट पढ़ के ये पता चल रहा है कि n इज इक्वल टू 600, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स हम उसको कह रहे हैं कि हर पेज को हम चेक करें। तो 600 पेजेस हैं बुक के अंदर, तो वी हैव 600 ट्रायल्स। तो जाहिर है कि 600 इज ग्रेटर देन 50, तो हमारी ये पहली कंडीशन मीट होती है। सेकंड कंडीशन ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि n और p का प्रोडक्ट जो है दैट मस्ट बी लेस देन 5। तो अगर हम इस स्टेटमेंट से अगेन वैल्यूज उठाएं तो वी हैव 600 टाइम्स 0.005 व्हिच इज इक्वल टू 3, यानी कि अब अगेन np असल में फिजिकली क्या है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, मीन वैल्यू है कि ऑन एवरेज आपके पास कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स या कितने पेजेस के ऊपर डिफेक्ट्स होंगे, 600 में से कितने पेजेस के ऊपर गलतियां होंगी। तो np का प्रोडक्ट इवेल्युएट करके हमें ये पता चल रहा है कि ऑन एवरेज हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 खराब पेजेस होंगे बुक के अंदर। तो ये np की वैल्यू क्योंकि 5 से कम है तो सेकंड कंडीशन भी मीट होती है। अब मैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो इस्तेमाल करके यही प्रोबेबिलिटी दोबारा निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाली थी, दिस वाज यूजिंग अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली आई कैलकुलेटेड दिस एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ ट्रायल्स वाज 600। थोड़ी और जगह चाहिए, हमने यहाँ पे 600 0.005 ये चीज़ हमने वैल्यूट की, यानी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यूट की। अब मैं यही वैल्यू प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू 1 ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यूएट करूंगा, और जब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में इसको कन्वर्ट करते हैं तो np का प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल्स टू म्यू, जो कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे स्पेसिफाई करते थे, एज p x सेमीकोलन म्यू। तो अब मैं ये वैल्यूएट कर रहा हूँ p1 सेमीकोलन 3, और इसके लिए फिर मैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की ये वाली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अप्लाई करूंगा जो कि जेनेरिकली एप्लीकेबल होती है किसी भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे। दिस वुड बी इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस म्यू, म्यू इज 3, मल्टीप्लाइड विद म्यू रेज टू द पावर ऑफ x विच इज 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो जब मैं ये वैल्यू इवेल्युएट करता हूँ क्या आंसर आता, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.1493, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि जो मैंने पहले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला की मदद से निकाली थी, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मुलेशन थी कि n c x p टू द पावर x q टू द पावर 1 माइनस x। इससे जो हमने वैल्यू निकाली थी और जो हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यू निकाली है वो बहुत करीब है आपस में। अब एग्जैक्टली इक्वल मैं इसलिए नहीं कह रहा कि असल में जब मैंने ये वैल्यू निकाली थी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से तो ये असल में आ रही थी 0.148986 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम जब इससे कंपेयर करें तो ज़ाहिर है एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, जिसकी वजह मैंने आपको बताई कि अभी हम लिमिट्स इस्तेमाल करें, एग्जैक्टली उनकी आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स बराबर नहीं है, लेकिन वो जो हमने एक क्राइटेरिया डिफाइन किया था जिसकी बेसिस पे हम इसको इनके दरमियान एक सिमिलैरिटी डेवलप कर सकते थे वो मीट हो रहा है। इस वजह से हमें ये भी नज़र आ रहा है कि अप टू 2 या 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस हमारी प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज़ बहुत क्लोज हैं। ठीक हो गया। ये सबको समझ आया यहाँ पे क्या किया मैंने? नो क्यों, क्या नहीं समझ आया बताएं, पूछ लिया करें। किसको नहीं समझ आया था आप पूछ लें कि क्या क्लियर नहीं है, आज फिर यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर ये क्लियर नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है अभी तो हमने ये काम किया कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे एग्जैक्टली एक वैल्यू पे निकाली है प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से अगर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप शुरू हो जाएं कि 600 ट्रायल्स हैं और मुझे ये देखना है कि एटलीस्ट
3 डिफेक्ट्स या वो भी कम है, बल्कि एटलीस्ट आप कहें कि 50 पेजेस पे डिफेक्ट्स हो, मैंने वो निकालने हैं। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स भी इतने बड़े नहीं हैं, और जाहिर है कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिर आपको 50 दफ़ा ये वाली चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको ये वाले जो इक्वेशन है ये उस तरह से 50 दफ़ा अप्लाई करनी पड़ेगी। ज़ाहिर कंप्यूटर पे अगर आप इसकी कोडिंग करें तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो आप लूप लगा देंगे। लेकिन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स जो हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो अप टू इन्फिनिटी जाएंगी। तो जाहिर है वो जो मीन वैल्यूज़ हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में हायर नंबर तक जाती हैं, तो एक्स की वैल्यूज़ भी फिर आपके पास ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ तक जाती हैं। तो अगर आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे अप्रॉक्सीमेट कर सकें तो आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ निकालना हो सकता है कि एक जल्दी निकल आए। तो इसकी हम कुछ और एप्लीकेशंस। सर आपने इस क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 1 लिया है सर, उसकी सर समझ नहीं है सर, किस तरह आपने 1 लिया सर? अच्छा, x इक्वल्स टू 1 इसलिए लिया है कि मुझसे यहाँ स्टेटमेंट में ये पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ इट्स 600 पेज नॉवेल्स विल कंटेन एग्जैक्टली 1 पेज विद एरर्स। अब यहाँ पे मैं नॉवल का नंबर उठा रहा हूँ या पेज का नंबर उठा रहा हूँ, ये देखना आपके उससे स्टेटमेंट से ज़रूरी है। तो अगर हम स्टेटमेंट दोबारा पढ़ें, यहाँ पे कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी गिवन पेज कंटेनिंग एटलीस्ट वन सच एरर इज 0.005। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, जो हम कहते हैं एक ट्रायल की प्रोबेबिलिटी है, ये असल में एक पेज से रिलेट की गई है, नॉट विद वन बुक। ठीक है, ओके सर अटेंडेंस ले लें। अटेंडेंस आपकी शीट पे लग जाएगी जैसे पहले लगती रही है, तो जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बस अब लोगों के क्वेश्चंस ही एड्रेस कर रहा हूँ, आज के लिए टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इसलिए लिया है कि हम एक पेज के एरर में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, आपका जो नॉवल है, जो बुक है, उसके अंदर 600 पेजेस हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स n जो है वो 600 है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है। और रिक्वायरमेंट हमें क्या है, वो ये है कि एक पेज पे डिफेक्ट हो 600 में से। इसलिए x जाहिर है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेसेस एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और ये जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि अ पेज हैविंग एन एरर इज द केस ऑफ सक्सेस फॉर मी, इसलिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ। ऑल्टरनेटिवली अगर मैं ये कहता पेज नॉट हैविंग एन एरर इज सक्सेस, इसका मतलब ये होता कि फिर मैं इंटरेस्टेड हूँगा x इक्वल्स 599, यानी 599 पेजेस ऐसे हों जिस पे कोई डिफेक्ट ना हो, जिसका मतलब एक पेज पे डिफेक्ट है, लेकिन फिर p की वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि वो होती है, तो फिर p की वैल्यू होगी जो कि अभी हम q ले रहे हैं, यानी 0.995 हो जाएगी। फिर आपकी डेफिनेशन के मुताबिक, आपकी लेबलिंग के मुताबिक फिर प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज आपस में स्विच होंगी। सही है? ठीक है, किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं? और अगर नहीं तो आप लोग जा सकते हैं। अगली क्लास में आप लोगों का क्विज होगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस असाइनमेंट के नाम से मैं आपसे शेयर कर दूंगा। असाइनमेंट आपने जमा नहीं करवानी, असाइनमेंट सेशन आपके नेक्स्ट वेडनेसडे को होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।